हेलो क्लास, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर बेसिक लेक्चर बिल्कुल स्टार्टिंग से 0 से लेके 100 तक, यानी 0 से एडवांस, बेसिक टू एडवांस। इसमें हम सारा का सारा कंप्यूटर का जितना भी हो सकता है हम कंप्यूटर को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जैसे आज के जो क्लास में स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट होने वाला है। बेसिक यानी कि एक बार स्टार्टिंग होगी थ्योरी से। कंप्यूटर है क्या, किसने बनाया, क्यों यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट, यानी इनपुट एंड आउटपुट। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर बेसिक ट्यूटोरियल लेक्चर फर्स्ट। ये क्लास रहेगी लेक्चर फर्स्ट में, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की थ्योरी। तो देखिए, हम क्लिक करेंगे पीडीएफ पे। देखिए, सबसे पहले आता है बेसिक कंप्यूटर थ्योरी। ये देखिए सबसे टॉप पे लिखा हुआ बेसिक कंप्यूटर थ्योरी। इसके अंदर सबसे पहले आती है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ये देखिए, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पूरी फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी या टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर, देखिए इसका मतलब ये है, कंप्यूटर एक ऐसी ऑपरेटिंग मशीन है या एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको कोई भी, पार्टिकुलरली का मतलब होता है कोई भी, यूज़ फॉर यानी कि इस्तेमाल कर सकता है। किसके लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, यानी टेक्निकल या टेक्नोलॉजी के लिए, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन यानी कि पढ़ाई के लिए, एंड मतलब और रिसर्च के लिए, यानी कि हमें मान लेते हैं कोई भी चीज़ रिसर्च करनी है, किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना है, जैसे प्लांट, एनिमल, या फिर हमें कंप्यूटर के बारे में ही रिसर्च करना हो, तब भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म। एक बार और देख लीजिए, कंप्यूटर का मतलब होता है कि कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और रिसर्च के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हु इज़ अ फाउंडर ऑफ कंप्यूटर। कहने का मतलब है कंप्यूटर के फाउंडर कौन थे या कंप्यूटर के पिता कौन थे। तो उसके लिए देखो आंसर नीचे दिया गया है, लिखा हुआ है चार्ल्स बेबेज इज़ अ फाउंडर ऑफ कंप्यूटर। कहने का मतलब है जो चार्ल्स बेबेज थे ना, वो कंप्यूटर के फाउंडर थे। देखिए, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के फाउंडर थे, ये रहे चार्ल्स बेबेज। ये रही इमेज आपके सामने हाईलाइट हो रही है, और ये रहा नाम चार्ल्स बेबेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को कितनी भाग में यानी कितनी जनरेशन में बांटा गया है। तो कंप्यूटर को 5 जनरेशन में बांटा गया है। देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन। ये देखिए, कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन, 5 जनरेशन में बांटा गया है। सबसे पहली जनरेशन आती है 1946 से लेकर 1959 तक। जो फर्स्ट जनरेशन थी वो 1946 से लेकर 1959 तक आई थी। इस कंप्यूटर का जो साइज़ था, जो इसका कंप्यूटर होता था, उसका जो साइज़ था ना, वो पूरे एक रूम जितना था, यानी कि एक हमारा रूम लगा लीजिए, उसके साइज़ जितना था। देखिए ये सेकंड नंबर पे चार्ल्स बेबेज के जस्ट नीचे ये आपको कंप्यूटर की दिख रही है स्क्रीन। ये फर्स्ट जनरेशन थी, साइड में लिखा भी हुआ है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब मेन बात आती है इसके अंदर फिर इस्तेमाल क्या होता था। तो इसके अंदर जो इस्तेमाल होता था वो होती थी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स का काम होता था एक जगह से दूसरी जगह करंट को ट्रांसफ़र करना। और इसका जो मेन वर्क था ना, वो मेन वर्क था कि जो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट करना, और उसकी एक प्रिंट यानी कि हार्ड कॉपी प्रिंट निकाल के देना। यानी कि अगर मान लेते हैं हम कोई मैथमेटिक्स का सवाल डालते हैं तो ये इसको सोल्व आउट कर देगा, देन उसकी एक फिजिकल कॉपी यानी कि एक हार्ड कॉपी के रूप में हमें प्रिंट दे देगा। इसका इतना ही काम था। मेनली क्या कहते हैं कि इसका जर्नल पर्पज़ के लिए इसका कोई यूज़ नहीं था। जर्नल पर्पज़ यानी कि जैसे आज के टाइम में हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, जैसे हम उसमें गेम्स खेलते हैं, ऑडियो सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, फाइल तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, मतलब कि जो जर्नल पर्पज़ या नॉर्मल यूज़ है उसका इस्तेमाल होता ही नहीं था इसके अंदर। इसका काम था सिर्फ मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सोल्व आउट करके उसका प्रिंट निकालना। मैथमेटिक्स की अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट भी कहा जाता है इसको, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी। उसके बाद आती है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या था, सेकंड जनरेशन में क्या था, सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर थे ना, उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हट गया था। उसके अंदर यूज़ होने लग गया था ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लग गए थे, ठीक है। इसमें बात यह है साइज़ तो इसमें भी कंप्यूटर का बड़ा था,
लेकिन इसमें हीटिंग इशू पहले के मुकाबले कम थे। जो पहला कंप्यूटर था ना, जो फर्स्ट जनरेशन था ये वाला, इसके अंदर हीटिंग इशू ज़्यादा थे। लेकिन अब क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, हीटिंग इशू बिल्कुल कम हो गए, पहले से कम हो गए। ठीक है, लेकिन वर्क ये अभी भी नॉर्मल पर्पज़ के लिए नहीं था, इसका काम भी वही था जो फर्स्ट जनरेशन का था। नेक्स्ट आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या हो गया था, थर्ड जनरेशन में काफ़ी बदलाव आ गया था। इसके अंदर एक डिस्प्ले होती थी, ये देखिए डिस्प्ले और कीबोर्ड होता था, जिसके अंदर हम क्या कर सकते थे, कोडिंग कर सकते थे। यानी कि इसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, लाइक विंडोज 7, XP, 10, विस्टा, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके अंदर क्या था, सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यानी कोडिंग का इस्तेमाल करते थे, इनपुट देते थे कीबोर्ड से और आउटपुट हमें इस डिस्प्ले से मिलता था। ये रहा, ये जो डिस्प्ले दिख रही है ना, ये वाली, इस डिस्प्ले से हमें आउटपुट दिखता था। यानी कि जो काम हम करेंगे, इनपुट देंगे, वो कन्वर्ट होकर आउटपुट रूप में यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आई थी हमारे पास फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो फोर्थ जनरेशन थी उसमें कंप्यूटर का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया था। ये देखिए इस टाइप से वाइट कलर का, इस टाइप से CPU आता था, मॉनिटर आता था, कीबोर्ड आता था, माउस भी आता था। तो इसमें क्या काम था, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता था साथ ही साथ में। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, लाइक विंडोज़ XP, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, ये विंडोज़ चलती थी। यानी ये नॉर्मल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होने लग गए थे, मार्केट में आ चुके थे। नॉर्मल पर्पज़ जैसे ऑडियो सुनना, वीडियो सुनना, या फिर ऑडियो पे काम करना, या फिर वीडियो पे काम करना, या फिर हमें फ़ोटो पे काम करना है, या फिर हमें क्या करना है, कोई फाइल डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो उसके लिए यानी जर्नल पर्पज़ के लिए यूज़ होने लग गए थे। लेकिन ये इस टाइम भी एक्सपेंसिव ही हुआ करते थे, काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अब जो चल रही है ना, फोर्थ जनरेशन के बाद फिफ्थ जनरेशन चल रही है। ये देखिए फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर का साइज़ बिल्कुल छोटा हो गया, इनफैक्ट वो लैपटॉप तक में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन। आज के टाइम में कंप्यूटर का साइज़ छोटा है और मॉनिटर पहले बड़े हुआ करते थे, इस टाइप के बड़े मॉनिटर्स, बड़े साइज़ के टीवी टाइप के, काफ़ी बिजली लेते थे। लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन है ना, इसके अंदर LED मॉनिटर का इस्तेमाल होने लग गया, जिसकी वजह से बिजली की खपत कम होने लग गई और जो जर्नल पर्पज़ है वो सबका पूरा होने लग गया। यानी कि इसमें हम गेम्स खेल सकते हैं, ऑडियो वीडियो सारा काम हम इसमें कर सकते हैं। और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है, विंडोज़ XP होता है, 7, विस्टा, 10, 8, 8.1, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसके अंदर जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इन दोनों के अंदर, कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर, यानी डेस्कटॉप और लैपटॉप के अंदर, वो होता है एडवांस माइक्रो प्रोसेसर चिपसेट, एडवांस माइक्रो प्रोसेसर चिपसेट। और जो फोर्थ जनरेशन थी ना, इसके अंदर सिर्फ था माइक्रो प्रोसेसर चिपसेट। इसके अंदर तो एडवांस माइक्रो प्रोसेसर है, बट फोर्थ जनरेशन के अंदर था माइक्रो प्रोसेसर चिपसेट। और थर्ड जनरेशन के अंदर क्या था, तो थर्ड जनरेशन के अंदर यूज़ होने लग गई थी आईसीज यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होने लग गए थे। और सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन में यूज़ होने लग गए थे ट्रांजिस्टर। एंड फर्स्ट जनरेशन में क्या था, फर्स्ट जनरेशन में मैंने बताया था वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, रिवर्स करके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, उसका जवाब मैं दे दूंगा वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बाद आता है हमारे पास पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट की बात करें तो ये होता है CPU। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब CPU होता कैसा है, तो देखिए मैं क्लिक करता हूँ इस पर, तो देखिए यहाँ पे नीचे आइए, ये देखिए ये आपका CPU होता है, इसको कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका काम क्या है, जितना भी डेटा होता है इसके अंदर स्टोर होगा, जो भी डेटा है इसके अंदर स्टोर होगा। जो भी डेटा है, जो स्टोर डेटा है, वो रन भी इसी के अंदर होता है, बट दिखाई हमें यहाँ पे इस मॉनिटर के थ्रू, ये जो मॉनिटर है ना ये वाला, इस मॉनिटर के थ्रू हमें आउटपुट दिखाई देते हैं। यानी कि काम स्टोर तो इसके अंदर होगा लेकिन दिखाई इसके अंदर देगा मॉनिटर के थ्रू। और ये कनेक्ट होता है इस CPU से, यानी कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, कीबोर्ड, माउस, CPU, स्कैनर, प्रिंटर, जो भी पार्ट्स हैं सारे इस CPU से ही कनेक्ट होंगे। ठीक है, यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हो इट इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हो इसको। ठीक है, आया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट आता है SMPS। वैसे CPU के साथ जो कनेक्ट होते हैं, देखिए मॉनिटर होता है, स्पीकर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, SMPS होता है, और भी बाकी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जर्नली हमें नीड किस पार्ट की होती है ज़्यादातर, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, ये चार पार्ट ऐसे हैं जिसकी सबसे ज़्यादा नीड रहती है।
बाकी लाइक जैसे रह गए प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, स्पीकर हो गया, इन सब की एक्सटर्नल पार्ट जो रहते हैं इन सब की नीड बहुत बाद में रहती है। मेन काम हमारा इन चारों पे होता है, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर। ठीक है, अब दूसरा आता है इसके अंदर एसएमपीएस। देखिए ये लिखा हुआ है एसएमपीएस। एसएमपीएस का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है ये देखो। और एसएमपीएस का काम क्या होता है तो देखो, द मेन फंक्शन ऑफ एसएमपीएस इज टू पावर द कंप्यूटर। इसका मेन फंक्शन होता है कंप्यूटर को पावर देना, यानी कंप्यूटर के अंदर करंट पास करना। पहले वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसीज का इस्तेमाल होता था ना, आज के टाइम में एसएमपीएस का इस्तेमाल होता है स्विच मोड पावर सप्लाई का, जो कि कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप के करंट पास करेगा। डिफरेंट टाइप का मतलब होता है डिफरेंट वोल्ट में करंट पास करेगा। अब एसएमपीएस होता क्या है तो देखिए एक बार एसएमपीएस दिखा देते हैं आपको। एसएमपीएस होता है ये वाला, देखिए नीचे ये देखिए, ये होता है एसएमपीएस। ये क्या करता है, ये करता है एसी करंट को लेता है। एसी करंट क्या होता है तो एसी करंट होता है अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट यानी कि जो हमारे घरों में नॉर्मली करंट आता है ना, जैसे 200 से लेकर 250 वोल्ट तक का जो करंट होता है वो होता है एसी करंट। एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट, वो देखिए वो यहाँ से लेगा। ये देखिए ये रहा, यहाँ पे देखिए, दिख गया? ठीक है, वो यहाँ से पावर लेता है। ठीक है, एक तो मेन बोर्ड में आप पावर लगाओगे और उस केबल का दूसरा सिरा होता है ना, यानी दूसरा हिस्सा, वो इसके अंदर लगाओगे। जैसे वो इसके अंदर लगा दोगे तो ये टर्न ऑन हो जाएगा। टर्न ऑन होते ही क्या हुआ, ये एसी करंट लेगा, यानी कि 200 से लेकर 250 वोल्ट तक का जो करंट की पावर होती है वो लेगा और उसको क्या करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा। देखिए कन्वर्ट करेगा किसमें, डीसी में, यानी डायरेक्ट करंट में। लाइक 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 15 वोल्ट, 5.3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, -12 वोल्ट, ये सारे करंट इसमें क्या होता है, इसको कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद जिस पार्ट को भी जो करंट की रिक्वायरमेंट है उसको उतना ही सप्लाई कर देगा। लाइक मान लेते हैं मदरबोर्ड को 18 वोल्ट करंट की नीड है, तो क्या करेगा, एसएमपीएस 250 वोल्ट का करंट लेगा, 18 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। देन जो केबल्स उसके पीछे से जा रही है उन केबल्स के थ्रू 18 वोल्ट का करंट मदरबोर्ड को सप्लाई कर देगा। और ज़्यादातर करंट सप्लाई सिर्फ 2 पॉइंट से होते हैं। एक तो होता है 24 पिन का कनेक्टर, वहाँ से सप्लाई होगा। देन एक 4 पिन का कनेक्टर होता है, एक वहाँ से, 2 जगह से ही मदरबोर्ड में करंट सप्लाई होगा। ठीक है, और मान लेते हैं कि एसएमपीएस ज़्यादातर कनेक्ट किस पार्ट में होता है, 3 जगह कनेक्ट होता है कंप्यूटर में एसएमपीएस। देखो, एक तो वो हार्ड डिस्क से कनेक्ट रहता है, एक मदरबोर्ड से कनेक्ट रहता है। ठीक है, और इसके अलावा ये 2 जगह तो करंट भेजेगा। तीसरा एक होता है वीआरएम सेक्शन, वो जब हार्डवेयर की सीरीज आएगी तब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है वीआरएम सेक्शन, एक वहाँ पे करंट सप्लाई करता है। देन अगर आपके पास डीवीडी राइटर, सीडी राइटर ऐसा कुछ है तो एसएमपीएस उससे भी कनेक्ट होता है, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग करंट सप्लाई करेगा। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के आंतरिक पार्ट, इंटरनल पार्ट ऑफ सीपीयू या इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला पार्ट आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, ये सिर्फ डेटा को स्टोर करेगा। देखिए लिखा भी हुआ है, हार्ड डिस्क इज अ डेटा स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टोर डेटा। कहने का मतलब है कि हार्ड डिस्क क्या है, मेन काम क्या करती है, सिर्फ डेटा को स्टोर करेगी। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक 300 GB की हार्ड डिस्क है, तो उसमें हम 300 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर कोई पेन ड्राइव है या चिप है, या फिर आपके पास आपका स्मार्टफोन है, उसमें अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है तो सीधी सी बात है आप डाटा केबल लगाओगे। अगर फ़ोन है तो या फ़ोन टू फ़ोन शेयर कर लोगे या फ़ोन टू पीसी शेयर कर लोगे। उससे क्या होता है, जो भी डेटा अगर मान लेते हैं ऑडियो, वीडियो या मूवीज़ या इमेजेस या फिर डॉक्यूमेंट अगर आप रखते हो, तो जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे वो आपके फ़ोन में या पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड में आपके सेफ रहेंगे। ठीक है, इसका काम सिर्फ इतना है हार्ड डिस्क का कि जितना भी डेटा होता है उसको स्टोर करके रखना। ठीक है, अब हार्ड डिस्क किस टाइप की होती है तो देखिए दिखाते हैं। ये देखिए, ये होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इसका मेन वर्क होता है डेटा को स्टोर करना। मान लेते हैं 500 GB की हार्ड डिस्क है, 500 GB की हार्ड डिस्क है तो 500 GB तक का डेटा ये कवर अप कर सकती है, अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है। तो फिर 500 GB से ऊपर हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब 500 GB से ऊपर डेटा हो तो उसमें से हमें कुछ डेटा डिलीट करना पड़ेगा ताकि फ्री स्पेस बन जाए और हम उसमें और डेटा स्टोर कर सकें, है ना। जैसे हमारा माइंड है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम सब कुछ ही स्टोर कर चुके हैं, बचपन से लेके आज तक एक एक पॉइंट ही याद हो, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें हमारे माइंड से निकल चुकी है, स्किप हो चुकी है।
ठीक है, ऐसी हार्ड डिस्क है। आप डेटा स्टोर करोगे तो डेटा स्टोर होगा, लेकिन अगर आपके मान लेते हैं कि ज़्यादा डेटा स्टोर करना चाहते हो तो कुछ डेटा पीछे से डिलीट करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर स्पेस बन सके नए डेटा के लिए। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट आता है रैम। रैम का मतलब क्या होता है? रैम की फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है कि जो भी डेटा हमारे पास रखा हुआ है, अब देखिए जो डेटा हमने स्टोर कर रखा है, ज़रूरी तो नहीं कि वो हमेशा के लिए स्टोर करके ही रखना है ना। गोदाम तो है नहीं कि बस स्टोर करके रख लिया। अब जो डेटा है उसको हमें रन भी करना है। लाइक मान लेते हैं हमने कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है, अब उसको हमेशा के लिए सेव करके रखना है, वो हमारे ऊपर है, लेकिन हमें उसको उसके ऊपर काम भी तो करना है, उसको रन भी तो करना है। हो सकता है उसके अंदर हमें कोई एडिटिंग करनी हो या कुछ चेंजेस करना हो या कोई डेटा ऐड करना हो, तो हमें उसको रन भी करना पड़ेगा। तो रन करने का, जैसे मान लेते हैं ये PDF रन हो रही है, अभी आप जो देख रहे हो ये PDF रन हो रही है ना। तो जो PDF रन हो रही है ये हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है, बट रन करने का काम किसका है? रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। काम क्या करेगी? रैम इस जितना भी जो भी हमारा डेटा है उसको रन कराएगी। अगर रैम ना हो कंप्यूटर में, तो अगर रैम कंप्यूटर में ना हो, हटा दी जाए, तो आपका कंप्यूटर प्रॉपर वर्क करेगा। ऐसी बात नहीं वर्क नहीं करेगा, CPU भी ऑन हो जाएगा, ठीक है, और कीबोर्ड भी ऑन हो जाएगा, माउस भी, प्रिंटर भी, स्पीकर, स्कैनर, जो भी आपने कनेक्ट करके सब ऑन हो जाएगा, बट सिर्फ डिस्प्ले नहीं आएगी, यानी कि डिस्प्ले आपकी ब्लैक हो जाएगी। जो मॉनिटर पे अभी आप देख रहे हो वैसा आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक। देखिए मान लेते एक आदमी है, उसकी आंखें नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि आंखें नहीं है तो वो मर जाएगा, सांस तो फिर भी ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चीज़ों को महसूस कर रहा है। बस फ़र्क क्या है? बस फ़र्क ये है कि वो सिर्फ देख नहीं पा रहा, चीज़ों को देख नहीं पा रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी आंखें नहीं है। ऐसे ही कंप्यूटर में अगर रैम ना हो तो वो कुछ भी शो नहीं करा पाएगा, हम उसमें काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक डिस्प्ले नहीं होगी तो हम कहाँ क्या काम करेंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या क्लिक हो रहा है ना। तो रैम का काम ये है। अगर रैम वापस लगा दी जाए तो क्या हुआ? आपकी डिस्प्ले वापस आ जाएगी। और जितना ही मान लेते हैं, अब देखिए जैसे मान लेते हैं, दूसरे एग्जांपल से समझाऊं तो मान लेते हैं जैसे कि हमने ये PDF रन कर रहे हैं, कोई भी काम रन कर रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे वो सॉफ्टवेयर रन करेंगे, चलाएंगे, तो उस डेटा का जो कैशे मेमोरी है ना, जो उसकी कैशे मेमोरी होती है, ठीक है, कैशे मेमोरी एक अलग टाइप की मेमोरी होती है, ठीक है, कैशे जो मेमोरी होती है वो क्या करेगी? रैम पे लोड हो जाएगी। जैसे ही रैम पे लोड होगी ना, रैम उसको रन कर देगी। लेकिन मान लेते हैं काम करते 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 बीच में लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई, या बैटरी बंद हो गई, लैपटॉप ऑफ हो गया, या कंप्यूटर ऑफ हो गया, लाइट चली गई, तब क्या हुआ? तब पता है क्या हुआ? तब ये होगा, जो काम आप कर रहे थे ना वो वर्क डिलीट हो जाएगा, वो सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं होगा, क्योंकि वो तो हार्ड डिस्क में स्टोर है ना, बट जो काम कर रहे थे ना वो आपने सेव नहीं किया मान लेते हैं, और जैसे ही लाइट चली गई यानी पावर कट हो गई, तो वो काम तुरंत डिलीट हो जाएगा और उसको रिकवर भी नहीं किया जा सकता। हार्ड डिस्क का डेटा रिकवर कर सकते हो, बट जो रैम के ऊपर डेटा लोड था ना, जिसके ऊपर काम कर रहे थे, वो रिकवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि रैम एक तरह से हमारी टेम्परेरी मेमोरी भी कही जाती है, टेम्परेरी मेमोरी, या इसको प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हो। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लो, और अगर तब भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। एक बार रैम बता देते हैं, रैम किस टाइप की होती है। देखिए एक बार, ये देखिए, ये होती है रैम। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ग्रीन ग्रीन, ये होती है रैम। ये करती है सारे डेटा को, इसके अंदर जो डेटा स्टोर है ना उसको रन करने का काम इसका होता है। अगर ये रैम ना हो ना तो डिस्प्ले आपको ब्लैक दिखाई देगी। और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको आप प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हो, प्राइमरी मेमोरी या फिर टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, खैर आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर एक तरह का ब्रेन होता है कंप्यूटर का। देखिए, इट इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसका काम क्या होता है? जितना भी डेटा होता है, यानी कि हमारे पास जो भी डेटा होता है, जैसे ऑडियो है, वीडियो है, पिक्चर है, इमेजेस है, डॉक्यूमेंट फाइल है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की फाइल है, या इंटरनेट की फाइल है, कोई भी फाइल है, उसको प्रोसेस करना, उस डेटा को प्रोसेस करना। अच्छा कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये PDF फाइल है, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट है, आपको ये सब दिख रहा है कि जो इसमें लिखा हुआ वो सारा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये सब दिख रहा है।
बट कंप्यूटर को कैसे समझ में आ रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है, ये मतलब है। तो कंप्यूटर को इस वजह से समझ में आ रहा है क्योंकि प्रोसेसर बीच में ये काम कर रहा है। प्रोसेसर, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज। 0 और 1 की जो लैंग्वेज है ना कंप्यूटर की, उसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। 0 और 1 की फॉर्म जो होती है कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज होती है। जैसे हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, ये हमारी लैंग्वेज है। उर्दू, मराठी, ये सारी हमारी लैंग्वेज है। लेकिन कंप्यूटर को ये लैंग्वेज नहीं आती। कंप्यूटर को ओनली बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1 की लैंग्वेज ही आती है। तो प्रोसेसर क्या काम करता है बीच में, तो वो क्या करता है, हमसे इनपुट लेगा, यूजर से इनपुट लेता है। यूजर से कैसे, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। मान लेते हैं एक बंदा कंप्यूटर पे काम कर रहा है, तो इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करने के लिए कीबोर्ड और माउस का ही इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा और कोई सोर्स ही नहीं है उसके पास इनपुट करने के लिए। ठीक है, तो कीबोर्ड और माउस से जैसे ही वो डेटा एंटर करेगा ना, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या डेटा एंटर किया जा रहा है, और प्रोसेसर उस काम को ले लेगा और लेते ही उसको 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करते ही कंप्यूटर समझ जाएगा कि इसने क्या टाइप किया है या क्या काम किया है, इसका क्या रिस्पॉन्स देना है। जैसे ही वो रिस्पॉन्स देगा ना कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म में ही रिस्पॉन्स देगा। 0 और 1 की फॉर्म में डेटा लेता है, 0 और 1 की फॉर्म में ही डेटा को ट्रांसफर करता है, यानी आउटपुट देता है। लेकिन हमें इंग्लिश लैंग्वेज में दिखाई देता है। कैसे, तो प्रोसेसर क्या करता है, उसको 0 और 1 की फॉर्म को इंग्लिश लैंग्वेज यानी हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। देन मॉनिटर के थ्रू हमें आउटपुट दिखाई देता है। जब हम कीबोर्ड माउस से कुछ मैटर टाइप करते हैं, कीबोर्ड से जैसे कुछ मैटर टाइप करते हैं, तो वो 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होकर प्रोसेसर के पास चला जाता है। प्रोसेसर उसको आगे भेज देता है, आगे यानी मदरबोर्ड और कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर आगे ट्रांसफर कर देता है। जैसे मान लेते हैं हमने कुछ टाइप किया, तो ये प्रोसेसर के पास 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होकर जाएगा। आउटपुट जो हमें मिलेगा 0 और 1 की फॉर्म में ही मिलेगा, बट प्रोसेसर उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। देन हमें इंग्लिश लैंग्वेज में ये समझ आ जाएगा कि हमें क्या आउटपुट मिला है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। और जो प्रोसेसर है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो प्रोसेसर हमारे पास है, ये देखिए प्रोसेसर ऐसा होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये होते हैं प्रोसेसर। ये जो दिख रहा है ना इंटेल का, ये देखिए इंटेल लिखा हुआ है, और ये आगे का पार्ट ये होते हैं प्रोसेसर। इसको आप सीपीयू भी कह सकते हो, मेन सीपीयू। अच्छा, ऊपर मैंने एक सीपीयू दिखाया था, देखिए ये कहा था कि मैंने ये कहा था ये सीपीयू है। बिल्कुल ये सीपीयू होते हैं, जनरली हम इसी को सीपीयू मानते हैं, बट ये सिर्फ एक सीपीयू की बॉडी होती है, ओनली बाहरी बॉडी पार्ट है अंदर। जैसे हमारे पास अंदर शरीर में देखा जाए तो हड्डी और खून के अलावा कुछ भी नहीं है, नहीं, हड्डी, खून, मांसपेशियाँ ये सब है। लेकिन हमारे ऊपर एक शरीर लगा हुआ है, बॉडी लगी हुई है, जिसकी वजह से हमारी पहचान है। ऐसे कंप्यूटर की पहचान इस डब्बे से होती है, सीपीयू से। ठीक है, इसके अंदर जो पार्ट लगा होता है ना, वो होता है मेन सीपीयू। ये देखिए, ये पार्ट इसके अंदर लगा होता है। ये रैम हो गया, ये हार्ड डिस्क हो गई, एसएमपीएस, ये सारा का सारा इसके अंदर स्टोर होता है, इसके अंदर रखा होता है, इसके अंदर लगा होता है। इस वजह से इसको पूरे को सीपीयू कहते हैं। और जो मेन सीपीयू रहता है उसको हम, वो ये होते हैं मेन सीपीयू, इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं। जनरली इसको प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है, प्रोसेसर। ठीक है, इसका काम होता है डेटा को प्रोसेस करना। ठीक है, खैर नेक्स्ट आता है, देखिए प्रोसेसर के बाद आता है नेक्स्ट सीडी डीवीडी राइटर। सीडी डीवीडी राइटर क्या है, तो देखिए जो पहले हमारे घरों में होते थे ना, आम घरों में, यानी कि नॉर्मली हमारे यूज़ के लिए घरों में होते थे, वो होते थे सीडी प्लेयर। जो नॉर्मली यूज़ करते थे सीडी प्लेयर। सीडी प्लेयर क्या करते थे, उसके अंदर हम सीडी इंसर्ट कर देते थे। सीडी को जैसे हम इंसर्ट करते थे ना, तो वो क्या कर सकता था, उसके अंदर जो भी ऑडियो है, वीडियो है, वो हम टीवी स्क्रीन पे, यानी कि जो सामने हमने स्क्रीन लगाई है उसके ऊपर हम उसको देख सकते थे, और स्पीकर के जरिए हम उसके आउटपुट यानी कि उसको सुन सकते थे। तो अगर मान लेते हैं उस टाइम अगर कोई ये कहता कि मान लेते हैं हमें सीडी के अंदर ये डेटा हटवाना है, यानी कि ऑडियो वीडियो हटवानी है, और कोई दूसरा डेटा लाइक मान के चलते एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट का फाइल इसके अंदर एंटर करवाना है, तो वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि सीडी प्लेयर का काम क्या है, सीडी को प्ले करना, ओनली रन करना और उसको प्ले करना, राइट करना नहीं। देखिए सीडी प्लेयर दिखा देते हैं, पहले स्टेप के आते थे। ये देखिए, ये रे सीडी प्लेयर, ये देखिए, ये है सीडी प्लेयर। सीडी प्लेयर ये क्या करता है, जितनी भी सीडीज़ होती है, देखिए यहाँ पे हम सीडी एंटर करते हैं, देखिए ये मेरी पॉइंटर दिख रही है, पॉइंटर की साइड, यहाँ पे सीडी एंटर करते हैं और इसको रीड करते हैं, ये सीडी को रीड करेगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर दिखाते हैं, कौन से नंबर पे कौन सा सॉन्ग चल रहा है, ये सब। और जो आउटपुट है वो इसके पीछे एक वायर जाती है स्पीकर की, वो वायर इसके पीछे लगेगी। देन इस सीडी में जो ऑडियो था उसका आउटपुट उस स्पीकर के जरिए बाहर आएगा। एक वायर और लगती है टीवी की या स्क्रीन की, तो इस सीडी के अंदर जो वीडियोस है वो स्क्रीन पे शो होगी, यानी दिखाई देगी। कहने का मतलब ये सिर्फ एक सीडी प्लेयर है, ओनली सीडी को प्ले कर सकता है, नोट रीड ओनली कर सकता है, राइट नहीं कर सकता।
उसके बाद आए थे सी डी राइटर। सी डी राइटर का काम क्या था, सी डी को रीड प्लस राइट करना। और सी डी राइटर क्या थे, कंप्यूटर में यूज़ होते थे ये वाले, ये देखिए ये होते सी डी राइटर। ये क्या करते हैं, सी डी को रीड भी करते हैं प्लस राइट भी करते हैं। राइट मतलब कि जो पुराना डेटा है उसको डिलीट कर देना और नया डेटा उसके अंदर इंसर्ट कर देना या उसके अंदर एंटर कर देना, ठीक है, वो सी डी राइटर होते हैं। बट ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ सी डी को रीड प्लस राइट कर सकते थे, डीवीडी को रीड नहीं किया जा सकता था। उसके लिए एक अलग से सिस्टम आता था, वो होता था डीवीडी रीडर। डीवीडी रीडर का काम क्या था, डीवीडी रीडर का काम ओनली इतना था, डीवीडी को रीड करना, सीडी को रीड प्लस राइट करना। डीवीडी रीडर सीडी को रीड और राइट दोनों काम कर सकते थे, ओनली मात्र डीवीडी को रीड कर सकते थे। बट आज के टाइम में क्या चलता है, डीवीडी राइटर चलता है। डीवीडी राइटर पहले कंप्यूटर में इनबिल्ट आते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, जो डीवीडी राइटर होते हैं वो एक्सटर्नल भी आने लग गए। एक्सटर्नल कैसे, जैसे ये देखिए ये है डीवीडी राइटर, ये रहा। एक्सटर्नल कैसे, इनके पीछे एक यूएसबी पॉइंट होता है, वो लगाओगे यूएसबी उसके अंदर केबल, और दूसरी केबल अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे लगाओगे तो आपका डीवीडी राइटर काम करेगा। खैर, और डीवीडी राइटर का मेनली वर्क क्या होता है, तो डीवीडी राइटर का मेनली वर्क है डीवीडी और सीडी को रीड करना प्लस राइट करना। कैसे, मान लेते हैं हमारे पास एक डीवीडी है, 4.5 स्पेस जीबी की एक डीवीडी है, उसके अंदर हमें विंडो डालनी है। तो हम क्या करेंगे, उसको लाएंगे इस डीवीडी राइटर के अंदर, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, देन उसको फॉर्मेट करेंगे यानी खाली करेंगे और नई डीवीडी यानी कि विंडोज़ उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। उसका एक अलग प्रोसेसर उसका एक अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड क्या होता है, तो मदरबोर्ड होता है ये एक मेन कंप्यूटर का पार्ट होता है जिसके बिहाफ पे सारा कंप्यूटर काम करता है। रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी राइटर, सब कुछ। अगर मदरबोर्ड निकाल देना तो सारे पार्ट बेकार है। ये समझ लीजिए एक तरह से कंप्यूटर का दिल है, हार्ट है। कैसे, मान लेते हैं आपके शरीर के अंदर से आपका हार्ट निकाल दिया जाए तो पूरा शरीर खत्म, ठीक है। ऐसे अगर मदरबोर्ड निकाल दो ना कंप्यूटर से तो सारे पार्ट बेकार है, कोई काम के नहीं है, ठीक है। देखिए इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, हेडिंग देखिए, इट इज़ अ मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर। मदरबोर्ड क्या होता है, एक तरह से मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का। और ये क्या करता है, जितने भी पार्ट होते हैं ना कंप्यूटर के, जैसे प्रोसेसर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, डीवीडी राइटर हो गया, सीडी राइटर हो गया, इन सबको क्या कर सकता है, अपने से एक दूसरे से अटैच करके रखता है, ठीक है, एक दूसरे से अटैच करके रखता है और कमांड देता है कि प्रोसेसर तुम्हें डेटा प्रोसेस करना है, हार्ड डिस्क को डेटा स्टोर करना है, रैम को स्टोर किए डेटा को रन करना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसके साथ कोई वीजीए कार्ड या फिर ग्राफिक कार्ड कनेक्ट है मदरबोर्ड के साथ तो उसको भी अलग कमांड मिलती है, ठीक है। मदरबोर्ड दिखा देता हूँ। तो मदरबोर्ड क्या होता है, तो एक तरह से मेन सर्किट बोर्ड होता है। तो ये है हमारा मेनली मदरबोर्ड होता है हमारे पास एक मेन सर्किट बोर्ड, ठीक है। वो क्या करता है, डेटा को यानी कि जितने भी पार्ट्स हमारे पास जैसे डीवीडी राइटर, सीडी राइटर, ये जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, ये एसएमपीएस, इन सब को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। और वो मदरबोर्ड ये सब किसके अंदर इनबिल्ट होते हैं, ये इस डब्बे के अंदर लगे होते हैं जिसको आप सीपीयू बोलते हो, ठीक है। वैसे कहते हैं इसको जनरली हम सीपीयू ही है, लेकिन एक तरह से देखा जाए ये सिर्फ बाहरी बॉडी है, यानी इसको हम कहते हैं ओनली कैबिनेट यानी कि बाहर की बॉडी है ये सिर्फ कंप्यूटर की, ठीक है। इतना आया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे, देखिए ये देखिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ से टाइप्स ऑफ मेमोरी के पार्ट। मेमोरी कितनी तरह की होती है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लास्ट से शुरू करते, देखिए फर्स्ट से स्टार्ट करते। देखिए 1 TB सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है 1 TB और ब्रैकेट में लिखा हुआ है टेराबाइट। ये तेरा नहीं है, ये टेरा है, टेरा, ठीक है। कई इसको तेरा बोल देते, टेराबाइट नहीं, ये टेराबाइट है, टेराबाइट। हाँ, नॉर्मल लैंग्वेज जैसे हम व्हाट्सअप वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं तब इसका मतलब होता है तेरा, अदरवाइज कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको कहते हैं टेराबाइट, TB यानी टेराबाइट। और इसके अंदर कितनी जीबी होती है, तो 1024 जीबी मतलब गीगाबाइट। जर्नली 1024 होती है, बट हम क्या बोलते हैं 1000 जीबी, 1000 MB, 1000 KB, है ना। तो इसके अंदर होती है 1024 जीबी। जब 1024 जीबी हमारे पास है तो मतलब हमारे पास 1 TB तक का स्पेस है, हम 1024 जीबी तक का डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। सेकंड आता है 1 GB। ये देखिए 1 GB का मतलब होता है गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट यानी 1 GB स्पेस के अंदर होता है 1024 MB यानी 1024 MB यानी मेगाबाइट। जर्नली हम 1000 ही बोलते हैं, वो होता है 1024 MB है। खैर
नेक्स्ट आता है 1 MB यानी 1 MB। 1 MB क्या होता है? 1 MB का मतलब होता है मेगाबाइट। मेगाबाइट का मतलब होता है इसके अंदर क्या होती है? 1024 KB यानी किलोबाइट होती है। ऐसी 1 KB के अंदर 1 किलोबाइट के अंदर क्या होता है? 1024 बाइट होती है। बाइट, BYTE बाइट। और एक बाइट के अंदर 8 बिट होती है। बिट्स 8 बिट्स। कैसे? जैसे 001 ये 3 हो गए, 3 बिट होगी। 04 111 5 6 7 होगी, फिर 18 होगी, 8 बिट। 8 बिट इस टाइप से मिल जाती है तो हमारे पास 1 बाइट तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, कंप्यूटर बेसिक लेक्चर 1 यानी क्लास 1। तो आज के लिए इतना बहुत है। एक बार देख लीजिए, इस वीडियो को दोबारा रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। अगर ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा, और समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, मैं कुछ टाइम बाद नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको पता ही है क्या करना है। आपको क्या करना है? आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, इतना काम कर दीजिएगा क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ओके ओके क्लास, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।